हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। नॉलेज 20 चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये 9th क्लास की साइंस हमने स्टार्ट की है, जिसका केमिस्ट्री वाला पोर्शन हम जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था, जिसमें हमने कुछ पार्टिकल्स के बारे में, उसके साइज़ के बारे में बात की थी। तो मैंने आपको कुछ NCERT के क्लिप्स दिखाए थे लास्ट लेक्चर में। तो आज मैं स्लाइड्स के थ्रू आपको जो है ये लेक्चर डिलीवर करूँगा और इसमें जो है आपको कंटेंट बना बनाया मिलेगा। मींस कि आपको डेफिनेशन जो है वो बनी बनाई मिलेंगी। बट आप जो है अपनी NCERT को साथ में रखें, और आपको अगर लगता है कि NCERT का कोई पॉइंट जो वो स्किप हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने वैसे ये जो स्लाइड्स बनाई हैं ये NCERT के बेस्ड पे ही बनाई हैं। तो चलिए आज का अपना लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मैटर के बारे में बताया था। ठीक है, तो मैटर क्या होता है उसके बारे में बताया था कि मैटर एक्चुअली में है क्या। मैंने बताया था कि मैटर और मटेरियल सेम वर्ड है। ठीक है, इनमें कोई जो है अलग नहीं है, बस थोड़ा सा इसको साइंटिफिक या हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मटेरियल को मैटर बोल देते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में उसी चीज़ को मटेरियल बोला जाता है। तो देखिए आज मैंने मैटर की जो डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है कि मैटर इज दी any substance which have mass and occupy space and matter is made up of the tiny particles। में मतलब जो कि हमारा लास्ट लेक्चर हुआ उसमें मैंने आपको जो है मैटर के बारे में बताया भी है। ठीक है, कि मैटर जो है बच्चों, जो मैटर है, मैटर किसको बोलेंगे बच्चों, जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका कुछ मास होता है। ये आपको चीज़ें बताई थी फर्स्ट लेक्चर में। बस आज स्लाइड्स के थ्रू जो पढ़ाने की मेरी थोड़ी सी इच्छा थी कि आपको थोड़ा सा और जो है क्लियर हो जाए और आपको थोड़ा सा कंटेंट जो बना बनाया मिल जाए। तो देखिए मैटर जो है ना, मैटर के पास सबसे पहले मैंने आपको बताया, बस आपने ये याद रखनी कि अगर कोई चीज़ स्पेस गिर रही है तो वो मैटर है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। ठीक है ना, वो मैटर है अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू केमिकल साइंस, है ना, वो क्या है, वो मैटर है अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, अगर कोई चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है दैट मीन्स उसके पास अपना मास भी होगा। और पिछली बार मैंने आपको मास और वेट के बारे में भी बताया था। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपकी नोटबुक है, जिस नोटबुक में आप लिख रहे हैं या जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं, तो उसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई की है, मतलब उसने कुछ जगह जो है वो घेरी हुई है, तो वो क्या है, वो मैटर है। जो पेन, जिस पेन से आप लिख रहे हैं या जिस पेन से मैं आपको लिख कर बता रहा हूं, वो पेन भी कुछ अपनी जगह घेर रहा है। ठीक है, ऐसे स्टार, सन, प्लैनेट, एयर, नंबर ऑफ जो मटेरियल जो हमारे सराउंडिंग में पड़ा हुआ है, वो सारा का सारा क्या है बच्चों, वो मैटर है। अब मैटर की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके ऊपर आते हैं। तो देखिए मैटर की करेक्टरिस्टिक क्या है। सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है वो ये सेकंड वाली है कि हैविंग स्पेस बिटवीन देम। स्पेस किसमें, क्योंकि हमने ये जो यहाँ पे पढ़ा कि जो मैटर है, ये वाली जो लाइन है अगर आप ध्यान से देखिए कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं। तो ठीक है, इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि पार्टिकल्स के जो करैक्टर हैं, पार्टिकल्स के जो करैक्टर हैं उसी के ऊपर जो है मैटर जो है वो डिफाइंड होता है। तो देखिए जो सेकंड वाला पॉइंट है और जो थर्ड वाला पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। फिर आते फर्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर, देखिए लिखते हैं दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम। बोलने का मतलब कि अगर पार्टिकल्स हैं बच्चों, तो पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। ठीक है, तो उसके बारे में इसको वन बाय वन आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जो इंपॉर्टेंट है और जिनके अराउंड पूरा का पूरा चैप्टर घुमाया गया है, वो है आपका दे अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों। ठीक है, जो मैटर है उनके बीच में, जैसे दो मैटर हैं, ठीक है, सॉरी दो पार्टिकल्स है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसी है। ठीक है, तो इन दो कैरेक्टर्स मींस स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ही पूरा का पूरा जो है मैटर या मटेरियल जो है वो डिफाइंड होता है। और तीसरी जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक डाली गई है बच्चों वो ये है आपकी कि दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। चाहे कोई भी मैटर हो, किसी भी मैटर के पार्टिकल हों, ठीक है, तो अगर किसी भी मैटर के पार्टिकल्स होंगे बच्चों, ठीक है, पार्टिकल्स चाहे किसी भी मैटर के हों, उनके पार्टिकल्स में क्या होता है, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, मतलब उनमें मूविंग पावर होती है। चाहे थोड़ा मूव करे बट वो मूव करते हैं, है ना। तो चलिए जो हमारे पास तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं।
चलिए फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर चलते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू सब बताता हूं। पहले आप देखिए यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि एक गिलास जो है वो वाटर का लिया हुआ है, इसमें पानी डाला है। अगर आप इसमें एक ड्रॉप किसी डाई की डाल देती हैं, मतलब कि आपकी इंक डाल दी आपने, ब्लू कलर की इंक डाल दी, तो आप कुछ देर बाद देखेंगे कि जो 1 ड्रॉप ऑफ इंक थी वो पूरे के पूरे जो है, ठीक है, ब्लू कलर की बताई तो ब्लू कलर लेते हैं, तो पूरे के पूरे जो पानी में वो डाई हो गई है ना, पूरे के पूरे पानी में वो डाई जो है फैल गई। बोलने का मतलब क्या है कि जो डाई के 1 ड्रॉप ऑफ डाई में जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे के पूरे वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे तीनों ही कैरेक्टर जो है एक्चुअली में वो डिफाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। तो चलिए देखिए अब इसको क्या इसमें दिया हमने। अब देखो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, जो पानी है, जो वाटर है, उसके जो पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, वो बच्चों मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, कभी इधर को कभी इधर को है ना, कभी इधर को कभी इधर को। जैसे एक पार्टिकल है इधर को भी मूव कर रहा है, इधर को भी मूव कर रहा है, इधर को भी कर रहा है, इधर ऑल डायरेक्शन में, जितनी भी डायरेक्शन है वो सभी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसके कारण जो है जो इंक के पार्टिकल्स हैं है ना, जो डाई के पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल उनके साथ टकरा रहे हैं और वो भी क्या कर रहे हैं, हेयर एंड देयर जो है वो मूव कर रहे हैं, जिसके कारण वो पूरे के पूरे पानी में जो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और ये वही स्पेस ऑक्यूपाई, मतलब वही पानी में इसलिए घुले क्योंकि जो पानी था उनके जो H2O मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में जो स्पेस है तो डाई के पार्टिकल्स ने उसी चीज को ऑक्यूपाई या उसी स्पेस को ऑक्यूपाई किया है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको कुछ समझ आया हो। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि लिखा क्या है स्लाइड में। द पार्टिकल्स पोजेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखिए आपको अपनी जो एनसीईआरटी की बुक में उसमें 2 एनर्जी जो है पढ़ने को मिलेंगी। एक मिलेगी काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताता हूँ। काइनेटिक एनर्जी बोलने का मतलब मूविंग एनर्जी। जब आप लोग वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं, मूविंग एनर्जी। ठीक है, आप एक जगह से जब दूसरी जगह में जाते हैं तो आप में काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ऐसे ही हमारे सराउंडिंग में जितने भी मैटर्स हैं उनमें जो पार्टिकल्स हैं उनमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी, तो वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है रेस्टिंग एनर्जी होती है। ठीक है, जब हम रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं या स्टेडी पोजीशन में होते हैं तो वो क्या है, वो बच्चों वो पोटेंशियल एनर्जी उसमें उस टाइम होती है। काइनेटिक एनर्जी होने के कारण देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होने के कारण जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। दूसरी बात आगे लिखता है कि एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल मूव फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे एक बड़ा अच्छा रिलेशन निकल के आता है काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में। देखिए ये रिलेशन ये है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। बोलने का इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन का मतलब क्या है, देखिए कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं बच्चों, अगर टेम्परेचर को अगर आप राइज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी बच्चों, ठीक है, तो जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड भी बढ़ेगी। अगर पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, मिक्सिंग होने की स्पीड है, मतलब डाई की और वाटर की मिक्सिंग होने की स्पीड है या 2 सब्सटेंस की मिक्सिंग होने की स्पीड भी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो देखिए बच्चों आगे है इसमें मूवमेंट। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया हो कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली। अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, या काइनेटिक एनर्जी बढ़ी हुई है तो दैट मीन्स वहां टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं। मिनिमम अब जो काइनेटिक एनर्जी है, अब काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास देखिए यहाँ पे आगे इसमें इसने डायरेक्ट दे दी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में डायरेक्ट इसने बता दिया है। और मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि मैंने बोला कि 2 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, एक स्पेस और दूसरा क्या है, बार बार ये इसलिए बता रहा हूं तो ताकि आपको दोबारा से इसको याद करने की या फिर आपको जो क्रैम करने की जरूरत ना पड़े। और एक क्या है, अट्रैक्शन। ठीक है, अट्रैक्शन किसके बीच में बच्चों, दोनों चीजें किसके बीच में बात करें, पार्टिकल्स के बीच में जो है हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। अब देखो जो स्पेस है, अब स्पेस की बात करते हैं, सबसे पहले स्पेस की बात करते हैं फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर आते हैं।
अगर आप सॉलिड को देखेंगे, अगर आप सॉलिड को देखें बच्चे, तो सॉलिड में क्या होता है, जो स्पेस होता है वो बिल्कुल ही कम होता है। सॉलिड में स्पेस जो है बिल्कुल ही कम होता है। नेक्स्ट स्लाइड में बताई गई ये चीज़, बट इसको देख ले। सॉलिड में जो आप देखेंगे तो सॉलिड में स्पेस जो है वो बिल्कुल ही कम होता है, ठीक है ना। सॉलिड में स्पेस, सॉलिड की बात कर रहा हूँ मैं सबसे पहले, ये है ना, इसकी चेंज करते हैं कलर, ये है बच्चे सॉलिड, ठीक है। और सॉलिड में जो स्पेस है, सॉलिड में जो स्पेस है, ठीक है, वो क्या है, बिल्कुल कम होता है। स्पेस बिल्कुल ही कम होता है, लो होता है। स्पेस क्या होता है, लो होता है, ठीक है, बिल्कुल कम होता है। जबकि दूसरा कैरेक्टर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों, क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैं डायरेक्ट अट्रैक्शन लिख रहा हूं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वो बहुत ज्यादा होती है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, हाई होती है। देख लो आपस में जो है एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा सटे होते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या पढ़ा, यहां हमने पढ़ा पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ठीक है। जितना ज्यादा स्पेस होगा, देखिए यहां पे, अब इसी चीज को दोबारा से आते हैं। आई होप यहां तक आपको स्पेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चल गया हो बच्चों। यहां पे जो स्पेस, जितना कम स्पेस होगा, ठीक है, घूमने की, जब मूव करने के लिए जो है स्पेस उतना ही होगा। तो जितना कम मूव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी भी लो होगी। तो काइनेटिक एनर्जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्पेस के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी होगी, स्पेस। जितना ज्यादा स्पेस बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हो गए। जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, उतना स्पेस कम होता जाएगा। अगर स्पेस कम हुआ तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। उल्टा कर लो, अगर आप जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं तो स्पेस बढ़ जाएगा, अगर स्पेस बढ़ाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगी। तो आप इस रिलेशन को इस टाइप से आप जो है याद रख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेस, है ना। यहां तक आई होप आपको समझ आया होगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर आते हैं, ठीक है। दूसरा है कि मोर इन लिक्विड। वैसे ही अगर स्पेस की बात करें तो लिक्विड में जो स्पेस होता है वो इंटरमीडिएट होता है, मतलब कि इंटरमीडिएट होता है। बोलने का मतलब ये है कि जो स्पेस है वो होता है ग्रेटर देन सॉलिड। स्पेस जो है सॉलिड से ज्यादा होता है, बट है ना, लेसर देन किससे, आपका गैस से कम होता है। स्पेस की बात कर रहे हैं, ऊपर लिखा है आपको, है ना। जो स्पेस कैरेक्टरिस्टिक है, अगर स्पेस कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर आए और अगर हम लिक्विड की बात कर रहे हैं तो लिक्विड में हमें जो है इंटरमीडिएट स्टेट देखने को मिलती है। तो किसकी बात कर रहे हैं हम, लिक्विड की, यहां पे हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो करैक्टर है वो बच्चों क्या है, दूसरा करैक्टर आपका जो है वो है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। दूसरा करैक्टर क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। तो वैसे ही उल्टा कर देंगे कि लेसर देन किससे, लेसर देन से सॉलिड, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में बात कर रहे हैं, हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेसर देन सॉलिड बट ग्रेटर देन, ज्यादा होगा किससे, गैस से ज्यादा होगी। तो ये दो करैक्टर हो गए। वैसे ही बताया मैंने कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी जो है, क्योंकि इसमें स्पेस थोड़ा ज्यादा है, सॉलिड से ज्यादा, तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी जो है, मतलब कि लिक्विड के पार्टिकल्स में जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, वो ग्रेटर देन सॉलिड होगी, है ना। और गैस से क्या होगी, कम होगी, है ना, लेसर देन गैस होगी, है ना। आई होप यहां तक आपको अंडरस्टैंड हुआ हो। आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो यहां दिया है वो दिया है मैक्सिमम इन गैस। तो आप गैस के देखें तो गैस में मैक्सिमम इसलिए क्योंकि गैस में जो स्पेस होता है, गैस में जो स्पेस होता है वो मैक्सिमम, उसका एक पार्टिकल यहां, एक पार्टिकल यहां, एक पार्टिकल यहां है, ठीक है।
तो इस टाइप से उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होती है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है तो दैट मीन्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आई होप आपको तीनों के तीनों जो हैं ये पॉइंट्स जो हैं वो समझ आ गए हों कि क्यों जो है काइनेटिक एनर्जी, क्यों काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में मैक्सिमम है, लिक्विड में इंटरमीडिएट होती है और गैस में जो है मैक्सिमम होती है। अगर सॉलिड को मैं यहाँ बताऊं तो सॉलिड आपका ऐसे दिखता है, सॉलिड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्पेस के कारण ऐसे दिखता है। लिक्विड का देखेंगे तो लिक्विड में पार्टिकल्स उसके इस टाइप से होते हैं, आपको हल्का हल्का स्पेस दिख रहा होगा। ठीक है, अगर गैस को देखेंगे तो गैस में पार्टिकल्स में स्पेस इस टाइप से होता है। ठीक है, गैस में पार्टिकल में स्पेस इस टाइप से होता है। आई होप यहां तक आपको अंडरस्टैंड हुआ हो। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जो है मूव करते हैं आप। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में पॉइंट वाइज पॉइंट जो है डिस्कस किया गया है। ठीक है ना, आगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग, मैंने ये चीज आपको पहले बता दी, मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। तो जो स्पेस है बिटवीन दी पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है और दूसरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये दोनों के दोनों करैक्टर डिसाइड करते हैं कि किसी मैटर की अवस्था या किसी मैटर की फॉर्म क्या होगी, है ना। टाइप्स ऑफ मैटर को बताते हैं, किसी मैटर की फॉर्म क्या होगी, कि क्या वो सॉलिड होगा, कि लिक्विड होगा, या फिर वो गैस होगा। ये कौन डिसाइड करते हैं? स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स जो है वो डिसाइड करते हैं। तो चलिए ये चीज मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, एक पॉइंट याद रखें, दूसरा ऑटोमेटिकली याद रहेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्पेस के बीच में जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। बोलने का मतलब ये है कि अगर स्पेस बढ़ता है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है तो स्पेस कम हो जाएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाया जाता है तो स्पेस जो है वो कम होता चला जाएगा। तो ये इंडिकेट करेगा सॉलिड को कि कौन से मैटर की बात कर रहे हैं, जब मैटर के किस फॉर्म की बात कर रहे हैं, हम सॉलिड फॉर्म की बात कर रहे हैं। अगर भाई हम बात करें, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों, ठीक है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेस, ठीक है, अगर स्पेस बढ़ता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है तो हम कहां जा रहे हैं? हम जा रहे हैं लिक्विड की बात कर रहे हैं या फिर हम बात कर रहे हैं गैस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज यहां पे दी गई है। ये 3 पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहले कि जो स्पेस है वो मिनिमम बिल्कुल ही कम होता है सॉलिड में और मोर इन लिक्विड में होता है और मैक्सिमम इन गैस में होता है। मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के बता दिया कि हमारा जो सॉलिड का सरफेस है वो कैसे दिखता है। सॉलिड ऐसे दिखता है, लिक्विड हमें इस टाइप से दिखता है, लिक्विड इस टाइप से। अगर गैस की बात करें तो गैस हमें इस टाइप से दिखेगी। ठीक है, ये गैस के पार्टिकल्स हैं, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। ठीक है, तो गैस में स्पेस क्या है? मैक्सिमम है, लिक्विड में ज्यादा है, मोर है देन सॉलिड से, और सॉलिड में बिल्कुल ही कम है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, नेक्स्ट जो करैक्टर है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब इसने बात की है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। ठीक है, कि पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसी होती है। मैंने आपको बता दिया कि सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम है और लिक्विड में इंटरमीडिएट है। मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लिक्विड में सॉलिड से कम है बट गैस से ज्यादा, और गैस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल है, बिल्कुल ही कम होती है। तो आगे मूव करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है आगे स्टेट्स ऑफ मैटर। मैंने पहले बता दिया आपको स्टेट्स ऑफ मैटर या फॉर्म्स ऑफ मैटर, अब मैंने आपको जो है पहले ही बता दी हैं। तो यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, कुछ इसके करैक्टर हैं, करैक्टर के ऊपर इसको डिफाइन कर ले। देखो स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं जनरली, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट जो है वो होती है बच्चों। ठीक है, अब पहले आते हैं सॉलिड के ऊपर। ठीक है, सॉलिड जो भी आपके आस पड़ोस जो भी सॉलिड पड़ा है, जब आप जिस चेयर पे बैठे हैं, जो आपने पेन पकड़ा है, जो कॉपी पकड़ी है, जो जिस फोन से आप ये देख रहे हैं, वो सारे के सारे सॉलिड हैं। तो देखिए सॉलिड की जो है वो डेफिनेट शेप होती है, मतलब डिफाइंड शेप होती है। अगर वो इस टाइप का है, सिक्योर शेप का है, तो वो इसी टाइप का है। आपका जो कॉपी है वो इस शेप की है तो इस शेप की, आपकी बुक इस शेप की है तो उसकी परफेक्ट एक शेप है, मतलब उसकी जो बाउंड्रीज है वो डिफाइंड है, पता कर सकते हैं आपकी उसने कितनी जगह घेरी है। आगे चलते हैं, अगर आपके पास बॉल पड़ी है तो वो बॉल की भी एक शेप है, उसकी बाउंड्रीज जो है वो डिफाइंड है। ज्यादातर जो है यहां देखिए
मतलब जो सॉलिड है उसकी जो शेप होती है वो कैसे होती है, डेफिनेट या डिफाइंड होती है। ठीक है, उसको डिफाइन किया जा सकता है कि इसकी बाउंड्री यहां तक है। उसकी बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट होती है, मतलब बताया जा सकता है अलग अलग बाउंड्रीज होती हैं। रिजिड होता है, ज्यादातर जो सॉलिड है वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल है ना, आपके पास जो बुक पड़ी है आप उसको कंप्रेस करो तो कंप्रेस वो बड़ी कम होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स में क्यों कंप्रेस इनकम्प्रेसिबल क्यों बोला गया, क्योंकि जो स्पेस है वो बिल्कुल ही क्या होता है बच्चों, सॉलिड में स्पेस बिल्कुल ही कम होता है। जितना स्पेस होगा वो उतने कंप्रेस हो सकते हैं, जब स्पेस खत्म हो जाएगा तो वो कंप्रेस नहीं हो पाता है, तो इसलिए ये दिया। दूसरा क्या है, डेफिनेट वॉल्यूम है, मतलब डिफाइंड वॉल्यूम है। अगर मतलब कि अगर उसने इतनी जगह घेरी है तो इतने ही जगह उसे वो यहां घेरेगा, इतनी जगह वो यहां घेरेगा, इतनी जगह वो यहां घेरेगा। उसको कहीं भी रखेंगे उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। आप अपने घर से स्कूल अगर किसी चीज को ले जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि जैसे स्कूल बैग की बात करते हैं तो स्कूल बैग भी क्या है, सॉलिड है। तो स्कूल बैग बच्चों जो ऐसा नहीं होता कि जब हम घर से स्कूल बैग को स्कूल में लाते हैं तो उसका साइज छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो बैग हम स्कूल से घर लाए थे या घर से स्कूल ला रहे हैं उसका जो शेप है, उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो साइज है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्टेट है मैटर का वो है लिक्विड। लिक्विड की बात करते हैं तो आपने पानी देखा होगा, ठीक है ना, पानी की बात करते हैं, H2O वाटर की बात करते हैं। तो वाटर क्या है, उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती। डेफिनेट शेप बोलने का मतलब जो है, आप जिस भी उसको वेसल में, जिस भी बर्तन में आप पानी को डालते हैं तो वो उसी की शेप ले लेता है। ठीक है, उसकी नो डेफिनेट बाउंड्री, जिसकी शेप ही डेफिनेट नहीं है, डिफाइंड नहीं है, तो उसकी बाउंड्रीज भी डिफाइंड नहीं होती। आपने देखा होना पानी को, ठीक है, आपने वाटर को देखा होना, अगर आप उसको गिलास में डालते हैं तो वो गिलास का पूरी शेप ले लेते हैं, गिलास की पूरी शेप ले लेते हैं। अगर आप उसको मग में डालते हैं तो वो मग की शेप ले लेगा, अगर आप उसको बोतल में डालते हैं तो वो बोतल की शेप ले लेता है। ठीक है, तो आप मतलब कि किसी भी लिक्विड की उसकी बाउंड्रीज नहीं बता सकते, क्योंकि आप अगर आपने बोतल ली है तो बोतल वो ऐसी है तो उसकी बाउंड्री क्या है, ये और ये होगी। ठीक है, अगर आपने उसको किसी बॉक्स में रखा है तो वो इस टाइप का हो जाएगा, तो उसकी बाउंड्रीज क्या है, तो आप उस चीज को नहीं बता सकते हैं, मतलब उसकी परफेक्ट शेप जो है वो नहीं होती। जिस भी बर्तन में, जिस भी वेसल्स में या जिस भी कंटेनर में आप उसको डालेंगे लिक्विड को, तो वो उसी की शेप जो है ले लेता है। किसकी वजह से भाई, स्पेस, क्योंकि जो वाटर होता है या लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है, तो उस स्पेस के कारण जो है उसकी शेप जो है वो डिफाइंड नहीं होती है। फ्लूइडिटी, मतलब फ्लूइडिटी का मतलब होता है कि एनी सब्सटेंस फ्लो इजीली। अगर कोई सब्सटेंस इजीली फ्लो कर लेता है, ठीक है, इजीली फ्लो कर लेता है तो वो उसकी फ्लूइडिटी होती है। फ्लूइडिटी डिपेंड करती है स्पेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में। जितनी ज्यादा फ्लूइडिटी, जितना ज्यादा स्पेस होगा फ्लूइडिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतनी ही कम फ्लूइडिटी होगी, वो विस्कोसिटी की तरफ चलता जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा स्टेट ऑफ मैटर है वो है कौन सा, गैस वाला। नेक्स्ट फॉर्म कौन सी है, गैस। अगर गैस को देखेंगे तो आप देखें, अगर आप अपने मुंह से जब आप फूंक देते हैं गुब्बारे में, है ना, गुब्बारा तो देखा होगा आपने, बैलून, तो बैलून की शेप जो है वो डिफाइंड, मतलब बैलून ऐसी है, इस टाइप का बैलून है। ठीक है, जब आपने उसमें हवा भरी, हवा क्या है, गैस है, ठीक है, जब आपने हवा भरी तो उसने वो इस टाइप का हो गया। ठीक है, जब आपने किसी फुटबॉल में हवा भरी तो वो गैस ऐसी होगी, गोल होगी। या जब आपने अपने बाइक में या अपने साइकिल में हवा भरी तो उसका टायर भी ऐसे था, ऐसा हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से जो है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में, किसके, गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा है बच्चों, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, जो स्पेस है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, या है ही नहीं, जिसके कारण इसकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है और ना ही इसकी कोई डेफिनेट बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि फ्लूइडिटी की बात करते हैं।
फ्लूइडिटी, और इसकी जो फ्लूइडिटी है मतलब सब्सटेंस का जो फ्लो है वो इजीली हो जाता है क्योंकि इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको बताया कि फ्लूइडिटी जो है बच्चों, फ्लूइडिटी, ठीक है, फ्लूइडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं जो लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट यहाँ मैंने वॉल्यूम वाला लिक्विड में इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहां आप दोनों को कंपेयर करके डिस्कस करते हैं, फिर बताता हूं आपको कंप्रेसिबल की। अब आते हैं यहां पे वॉल्यूम के ऊपर, इसके ऊपर। अब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम बोलने का मतलब जितना मास की बात की है, मास की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर आप वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है, तो ये मास की बात की, जितना मास आपने एक गिलास में लिया था उतना ही मास आप बोतल में भी डाल सकते हैं, उतना ही मास जो है आप जो है एक एक टब में भी डाल सकते हैं। मगर गैस की बात करें तो गैस का जो मास है वो फ्लक्चुएट करता है बच्चों। एक तो मास फ्लक्चुएट करता है, दूसरा आप अगर उसको बड़े कंटेनर में डालते हैं तो पूरे के पूरे कंटेनर में गैस ही हो जाएगी। अगर आप उसको छोटे से गिलास में डालते हैं तो पूरे छोटे के छोटे गिलास में पूरा भर जाएगा, तो उसका कोई अपना वॉल्यूम जो है वो फिक्स नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। ठीक है, यहां तो इनकंप्रेसिबल है क्योंकि जो स्पेस है वो बिल्कुल ही कम है। यहां स्पेस थोड़ा सा है जिसके कारण इसको कंप्रेसिबल किया जा सकता है, और यहां स्पेस बहुत ज्यादा होता है तो आप इसको इजीली, जो आपकी एलपीजी गैस है, ठीक है, एलपीजी गैस, उसको क्या किया है, कंप्रेस करके आपके सिलेंडर में भरा जाता है क्योंकि गैस के पार्टिकल्स में स्पेस बहुत ज्यादा होता है और इनको जो है हाईली कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं। ये देखिए पानी को देखिए, तो पानी की जो शेप है वो इस यहां पे इस टाइप से बनी है। ठीक है, पानी की शेप जो है इस टाइप से बनी है। ठीक है, अगर आप इसको किसी गिलास में डाल देते हैं तो ये गिलास की शेप ले लेगा, अगर किसी जग में डाल देते हैं तो वो जग की शेप ले लेता है। ये हमने डिस्कस कर लिया। चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहां देखिए, अब जो है आगे है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अगर मैटर की स्टेट को चेंज करना है तो उसके लिए दो फैक्टर्स जो है वो बहुत जरूरी हैं। सिर्फ मैटर की स्टेट के लिए नहीं बच्चों, ये दो फैक्टर, एक तो टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर, ये आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, आप किसी को भी पढ़ रहे हैं वहां ये दो फैक्टर जो हैं, ठीक है, किसी भी साइंस की ब्रांच को पढ़ रहे हैं वहां ये दो फैक्टर अप्लाई होते ही हैं, इनका इफेक्ट होता ही है। बट यहां पे इसका देखते हैं, यहां पे स्टेट ऑफ मैटर, मतलब कि जो स्टेट ऑफ मैटर है उसको चेंज करने के लिए ये क्या रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब यहां पे काइनेटिक एनर्जी को दोबारा से मैं बताऊंगा। तो यहां देखिए सबसे पहले बात करते हैं चेंजिंग टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को अगर चेंज करते हैं तो क्या होगा। देखिए अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से वो गैस में चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो जो है सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पे इसका बेस्ट एग्जांपल लिया हुआ कि अगर आप जो है, अगर आप आइस को देखें, आइस क्यूब ले, ठीक है ना, अगर आप आइस क्यूब ले और उसको गर्म करना शुरू कर दे तो वो पहले किस में जाएगा, पहले लिक्विड में जाता है, फिर अगर आप उसको कंटिन्यूसली गर्म करते रहते तो वो किस में चला जाता है, उसमें वेपर्स निकलना शुरू हो जाते हैं और वेपर फॉर्म को ही गैस फॉर्म ऑफ वाटर बोला जाता है। ठीक है, देखिए यहां पे अगेन मैं वही चीज बार बार दोहरा रहा हूं कि ये दो पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब टेम्परेचर का रिलेशन क्या हुआ, टेम्परेचर का रिलेशन ये है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। बच्चों जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो स्पेस बढ़ेगा, स्पेस बढ़ेगा तो उस मैटर की स्टेट में भी चेंज आना शुरू हो जाएगा। समझ गए, तो ये वाला रिलेशन आप याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं कि प्रेशर का क्या है। देखिए क्या होता है बच्चों, प्रेशर मतलब प्रेशर का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाएं, और पहले यहां पे एक चीज देख लेते हैं, प्रेशर को डिस्कस करने पहले एक चीज देख लेते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में आपस में रिलेशन क्या है। देखिए प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन है जैसे स्पेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में है। मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मींस अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो दैट मींस कि वहां टेम्परेचर कम हो रहा है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वहां दैट मींस कि प्रेशर जो है वो कम हो रहा है। ठीक है ना,
गर्मियों के दिनों में बच्चों प्रेशर कम होता है और टेम्परेचर ज़्यादा, और वहीं सर्दियों के दिनों में प्रेशर ज़्यादा होता है और टेम्परेचर कम होता है। अभी यही बात आपको समझ आएगी। देखिए, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो गैस को लिक्विड में, फिर लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल ये आइस है। आप पानी लेते हैं, देखिए बच्चों, आपने पानी लिया और पानी को ट्रे में आपने, ये पानी लिया आपने और ट्रे में लिया और ट्रे से आपने उसको फ्रिज में और फ्रीजर में उसको यहाँ पे रख दिया। फ्रीजर में क्या होता है, फ्रीजर में टेम्परेचर जो है बच्चों, टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल ही लो होता है और प्रेशर जो है बहुत हाई होता है। तो जिस कारण क्या होता है, प्रेशर हाई है तो क्या होगा, टेम्परेचर लो है तो क्या होगा कि जो लिक्विड स्टेट से है वो किस में चला जाएगा, वो सॉलिड स्टेट में चला जाता। तो आपने देखा होना कि जैसे ही हम इसको कुछ टाइम के लिए फ्रीजर में रखते हैं पानी को, तो वो किस में हो जाता है, वो आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सॉलिड स्टेट में चला जाता है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल ली गई है ना, गैस लाइटर की। ठीक है, लाइटर जो होता है ना, तो जो लाइटर है, इस लाइटर को देखा होना आपने कि बीच में इसमें लिक्विड भरा रहता है ना, और जब यहां से इस बटन को प्रेस करते हैं, ये जो बटन है ब्लैक जैसा ना, जो ब्लैक जैसा बटन है, इसको प्रेस करते हैं तो यहां से गैस रिलीज होती है। ठीक है, यहां से क्या होता है बच्चों, यहां से गैस रिलीज होती है। इस वाले बटन से अगर देखेंगे तो यहां से गैस रिलीज होती है और जैसे ही चिंगारी निकलती है तो वो जलने शुरू हो जाती है। तो बोलने का मतलब इसमें गैस को, जो भी गैस इसमें भरी गई है, वैसे तो मीथेन गैस ही होती है इसमें भी, जो भी गैस इसमें भरी गई है बच्चों, ठीक है ना, वो कैसी होती है, उसको कंप्रेस करके, मतलब उसको हाई प्रेशर के कारण उसको किस में बदल दिए गए हैं, लिक्विड में बदल दिए। जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर हटाया जाता है, मतलब इसको हम अगर बटन को दबाते हैं तो प्रेशर को थोड़ा सा हटा रहे हैं, तो वो गैस क्या हो रही है, वो लिक्विड से किस में चली जा रही है, वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक क्लियर फिर से हुआ हो। अगर कोई क्वेश्चन या क्यूरी रहती है तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, अगेन अब आते हैं चेंजिंग टेम्परेचर के ऊपर। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो क्या होता है, देखिए टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो सबसे पहला इफेक्ट होता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो क्या लिखता है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कि जब कोई सॉलिड जिस टेम्परेचर के ऊपर, ध्यान से सुनो मेरे शब्दों को, ठीक है, जब कोई सॉलिड जिस टेम्परेचर के ऊपर, जब कोई सॉलिड जिस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, वो उसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। वो बच्चों क्या है उसका, वो मेल्टिंग पॉइंट है। यहां पे देखिए, फिर ये बताता हूं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, समझाया। जिस टेम्परेचर में, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट, है ना, एंड फॉर्म लिक्विड बना देता है। जिस टेम्परेचर के ऊपर जो है आपका सॉलिड लिक्विड में बदलना शुरू हो जाता है, तो वो उसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। और ये साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो यहां पे मैंने जो एग्जांपल ली है, देखिएगा, हमने यहां पे एक बीकर लिया और इस बीकर में आइस डाली हुई है। ठीक है बच्चों, और नीचे हमने बर्नर ऑन कर दिया है और हमने ऊपर क्या, थर्मामीटर लगाया है। सबसे पहले थर्मामीटर का हमने जब टेम्परेचर नोट डाउन किया तो हमने देखा कि जो आइस का टेम्परेचर वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। जैसे जैसे हमने इसको बढ़ाना शुरू किया, जैसे जैसे हमने आग जलाई तो ये पिघलना शुरू हो गई। ठीक है, अब आते लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब हम टेम्परेचर दे रहे हैं और इसको पिघला रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे जब ये पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी जिस टेम्परेचर के ऊपर, वो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। जैसे मान लो कि हमने इसको जैसे ही ये 20 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा तो पूरी की पूरी आइस जो है ना, हमने टेम्परेचर जब मतलब कि पूरा का पूरा ये मेल्ट कर गया तो हमने देखा कि टेम्परेचर कितना हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स कि उस टाइम किसी सॉलिड का टेम्परेचर कितना है, वो 20 डिग्री सेल्सियस है। बट हर सॉलिड का टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है, कईयों का ज्यादा होता है, कईयों का कम होता है। ठीक है, जैसे आपकी सीजियम और गैलियम दो ऐसी है ना, सीजियम और गैलियम दो आपके ऐसे एलिमेंट हैं जो ऐसी मेटल हैं, अगर आप उनको अपनी हथेली पे रखते हैं तो वो आपकी, है ना, बॉडी की जो एनर्जी है उससे ही पिघलना शुरू, जब बॉडी की हीट से ही पिघलना शुरू हो जाती है, तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बिल्कुल ही कम है। ठीक है,
तो चलिए आगे देखिए। अब देखते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको हिडन हीट भी बोल सकती हैं। ये बड़ी कंफ्यूज रहती है सभी बच्चों को और क्लियर नहीं होती है हिडन हीट बोलने का। अब ध्यान से देखना, इस एक्टिविटी को देखो और आपको समझ आ जाएगी। देखिए, जब हमने बीकर में आइस ली और इसमें अगर हमने थर्मामीटर लगाया तो इसका टेम्परेचर नोट डाउन किया तो हमें दिखा कि ये टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस दिखा। अच्छा, हमने अब नीचे से बर्नर ऑन कर दिया है। हमने नीचे से क्या कर दिया, बर्नर ऑन कर दिया है बच्चों। बर्नर ऑन करने से क्या हुआ कि आधी जो थी इतनी सी जो ये आइस थी वो मेल्ट हो चुकी है। फिर से हमने टेम्परेचर नोट डाउन किया कुछ टाइम बाद कि ये कितनी है, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा, हम तो कंटिन्यूसली से बर्नर को जलाए जा रहे हैं। फिर क्या, फिर से हमने देख थोड़ा सा मेटल का एक टुकड़ा रह गया है, सॉरी आइस का एक टुकड़ा रह गया है और ये टेम्परेचर अब भी 0 डिग्री सेल्सियस होना है। तो जो हीट हम दे रहे हैं वो कहाँ जा रही है बच्चों, वो हीट जो है, ये जो स्टेट ऑफ मैटर है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होने के लिए उस हीट का यूज कर रही है। मतलब ये जो बाहर से हम एक्सटर्नल हीट दे रहे हैं, इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, है ना। जो पार्टिकल ऑफ आइस जो है वो उसको एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं, ठीक है। और जो एब्जॉर्बेंट हीट है, जो एब्जॉर्बेंट हीट है या एब्जॉर्बेंट एनर्जी है, वही क्या है, लेटेंट हीट या हिडन हीट बोलते हैं, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया हो कि लेटेंट हीट या हिडन हीट क्यों बोलते हैं। क्योंकि हीट कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब हो रही है और वो क्या कर रही है, सॉलिड से कहां से जा रहा है, लिक्विड में जा रहा है। उस हीट का, जो उस एनर्जी का यूज जो है वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होने के लिए कर रहे हैं। टेम्परेचर तो बढ़ रहा है मगर शो नहीं हो रहा, क्योंकि उस टेम्परेचर का यूज जो है वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एक स्टेट से जाने के लिए दूसरी स्टेट में जाने के लिए कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द हिडन हीट या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। अगर नहीं समझ आया हो लेटेंट हीट का तो आप बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखो क्या लिखता है लेटेंट हीट में कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो आपको तब तक ये लेटेंट हीट शो नहीं होगी, आपको ये लेटेंट हीट तब तक शो नहीं होगी जब तक लास्ट पीस ऑफ आइस जो वो मेल्ट नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ये थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अब चेंजिंग बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल टू फॉर्म वेपर, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। पहले वाटर क्या करता है, जो हीट दी है उसको एब्जॉर्ब करता जाता है, ठीक है। और टेम्परेचर हल्का हल्का राइज करता है, पहले 10 डिग्री, 20, 30 और फिर ऐसे ऐसे चलता जाता है 40 और 100 पहुंच जाता है। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है तो ये बॉयल करना शुरू हो जाता है और जैसे ही बॉयल होना शुरू होता है तो यहाँ से वेपर फॉर्म में जो है वो वाटर जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। और जिस टेम्परेचर के ऊपर पानी बॉयल होना शुरू हुआ है ना, मतलब पूरा का पूरा पानी जो है बॉयल होना शुरू हो गया, वो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस आपने लिया बॉयल करने के लिए, जिस टेम्परेचर के ऊपर वो बॉयल किया, जैसे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है तो किसी का हो सकता है 280 डिग्री सेल्सियस हो, तो किसी का हो सकता है 270 डिग्री सेल्सियस हो। तो अलग अलग सब्सटेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी वेरी करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या है भाई, ये लेटेंट हीट मतलब हिडन हीट। आपने बर्नर जलाया और पानी को गर्म करते गए, ठीक है। पानी का जो टेम्परेचर वो राइज करता गया, फिर जाके पानी जो है ये 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल करना शुरू हो गया और आपका टेम्परेचर जो वो कांस्टेंट हो गया, जबकि नीचे से आप कंटिन्यूसली वो टेम्परेचर दे रहे हैं। तो ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो कहाँ गया, उसको जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर फॉर्म में बदलने के लिए उसको एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं, ठीक है। तो तभी तो बोला जाता है कि गर्म पानी से ज़्यादा जलता है इंसान या फिर भाप से ज़्यादा जलता है। भाप से इसलिए ज़्यादा जलता है क्योंकि वाटर वेपर्स में, ठीक है, वाटर वेपर में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, वो एब्जॉर्ब एनर्जी होती है जो हम कंटिन्यूसली दे रहे हैं। जैसे मान लो हमने 100 डिग्री सेल्सियस जो वो टेम्परेचर दिया और नीचे से कंटिन्यूसली दे रहे हैं और यहाँ हमें टेम्परेचर इतना ही
जब हमने भाप को देखा, जब वेपर को देखा, तो उसका टेम्परेचर हमने जब देखा, नोटिस किया, तो उसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस होगा। तो बताओ आप किससे ज़्यादा जलोगी, या आपको जलन किससे ज़्यादा होगी? तो वेपर से ज़्यादा जलन होती है, क्योंकि जो टेम्परेचर अब्जॉर्ब होता है वो हिडन फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, उसी को लेटेंट हीट बोला जाता है या हिडन हीट बोला जाता है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड इनटू इट्स गैसियस स्टेट में। चलिए अब ये टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो हम जो है डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस में भी जा सकते हैं। जैसे आप इसका, आपने कपूर देखा होगा जो हवन में यूज करते हैं, जिसको कपूर को, उसको देखो, आपने आग लगाई, वो लिक्विड में जाने की बजाय, है ना, लिक्विड में जाने की बजाय वो सीधा गैस में चला जाता है। और कैम्फर को ही अमोनियम क्लोराइड बोला जाता है। कैम्फर मतलब कपूर, और कपूर को ही अमोनियम क्लोराइड बोला जाता है। ठीक है, दूसरा नैफ्थलीन बॉल्स जो होगी, जो आप नैफ्थलीन बॉल मतलब जो आप फिनाइल के, है ना, फिनाइल की गोलियां जो आप घरों में रखते हैं कपड़ों में, ठीक है, तो वो भी क्या है, वो भी इसी का ही एग्जांपल है। और जब कोई चीज डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जाती है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन बोला जाता है। तो देखिए लिखा भी है यहाँ पे सब्लिमेशन के बारे में कि सब्लिमेशन क्या है। द चेंज ऑफ द सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, है ना। मतलब चाहे आप सॉलिड से गैस की तरफ जाएं या गैस से सॉलिड की तरफ जाएं, तो जब आप डायरेक्ट गैस से सॉलिड या डायरेक्ट सॉलिड से गैस कोई चीज बनती है, जो कोई सब्सटेंस जो है वो चेंज होता है, तो वो क्या हो रहा है, वो हो रही है बच्चों सब्लिमेशन। क्या हो रहा है, वो हो रही है सब्लिमेशन हो रही है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ। मैंने यहाँ एक क्लिप ली है, आप उसको देख सकते हैं। ये देखिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिप है। ठीक है, देखिए जब कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में जाती है, जब कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में जाती है, लिक्विड में बदलती है, चेंज, उसको बोलते हैं फ्यूजन बोलते हैं। और जब कोई लिक्विड सॉलिड, जैसे आइस है ना, आइस है, जब आइस लिक्विड से सॉलिड है तो वो क्या हो रहा है, सॉलिडिफिकेशन हम उसकी कर रहे हैं। और जब लिक्विड से गैस में जाते हैं तो वो क्या हो रहा है, वेपोराइजेशन हो रहा है। और जब हम गैस, जैसे घर में जो सिलेंडर है, जैसे मीथेन गैस को भरा जाता है, तो मीथेन गैस को CH4 है बच्चों, ठीक है, मीथेन गैस को भरा जाता है, तो गैस को क्या किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में भरा जाता है। और जब लिक्विड फॉर्म में किसी गैस को बदला गया तो वो कंडेंसेशन बोलते हैं। ये देखिए, ये चीज़ अभी डिस्कस की कि जब किसी सब्सटेंस को सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल दिया जाता है, जैसे अमोनियम क्लोराइड, कपूर जो है, तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। और जब गैस से आपने सॉलिड में बदले तब भी उसको सब्लिमेशन बोलते हैं या डेपोजिशन बोला जाता है। तो इसको, इस वाले जो डायग्राम को जो है आप जरूर देख लें। ठीक है, लिखा हुआ है इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर्स वाला। चलिए आगे वाले, इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखिए, प्रेशर का इफेक्ट क्या है। बोलते इफ वी कंप्रेस ए गैस इन अ सिलेंडर द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द गैस रिड्यूस एंड फाइनली गैस इज लिक्विफाइड। जैसे आपकी LPG है जो आपके घरों में यूज होती है, तो उसको सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में भरा होता है, क्योंकि उसको हाई प्रेशर के कारण जो है उसमें भरा गया होता है इन लिक्विड फॉर्म में। भाई CNG जो है, CNG हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया। अब हाइड्रोजन गैस का टाइम आ रहा है, क्योंकि उसको जो है व्हीकल्स में यूज किया जा रहा है ना, गाड़ियों बसों में यूज किया जा रहा है। तो क्या किया जाता है, वो गैस की फॉर्म में नहीं भरा जाता, उनको लिक्विड फॉर्म में भरा जाता है। अच्छा, किसी गैस को लिक्विड में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है। जैसे हम प्रेशर को हाई करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो वो लिक्विड स्टेट में हो जाती है। अगर हम लिक्विड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर बढ़ा देते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। आगे इवेपोरेशन, पीछे पढ़ा हमने बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, पीछे पढ़ा हमने बॉइलिंग पॉइंट, पीछे हमने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा। और यहाँ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का मतलब ये होता है कि बिना बॉइल हुए कोई सब्सटेंस अगर इवेपोरेट हो जाता है, मतलब गैस स्टेट में चला जाता है, तो वो इवेपोरेशन होती है। तो देखिए क्या है इवेपोरेशन, क्या लिखता है यहाँ पे, इट इज अ सरफेस फिनोमिना in which liquid change into vapors at any temperature below its boiling point, it is called the evaporation। मतलब अगर कोई सब्सटेंस बिना उबले, बिना बॉयल हुए अगर वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है तो वो इवेपोरेशन होती है। ठीक है ना। तो इसके लिए जो फैक्टर इफेक्टेड होते हैं, या इवेपोरेशन को जो फैक्टर इफेक्टेड करते हैं, वो देखिए कौन है, एक्सपोज सरफेस एरिया, मतलब कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। पीछे गर्मियाँ थी, अभी जो है वो है ना बारिश का सीजन आ गया है ना,
तो अभी आप देखें, पहले जब समर सीजन था तो क्या था कि जो हमारी जो नदियाँ थी, नाले थे, वो सूखना शुरू हो गए थे क्योंकि वो बिल्कुल ही खुले हैं। तो वो पानी कोई बॉयल होके थोड़ी इवेपोरेट हुआ, तो वो क्या बिना बॉयल हुए ही इवेपोरेट हो गया। तो इवेपोरेशन है बच्चों, ठीक है। और इवेपोरेशन के लिए सरफेस एरिया सबसे मस्ट होता है। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। दूसरा टेम्परेचर, गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इवेपोरेशन भी बढ़ता जाएगा। दूसरी बात है, तीसरा पॉइंट है ह्यूमिडिटी। बच्चों ह्यूमिडिटी का अर्थ है, देखिए, प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एयर, है ना, प्रेजेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर। एयर में कितना वाटर के मॉलिक्यूल्स या वाटर प्रेजेंट है वो ह्यूमिडिटी को बताता है। गर्मियों के दिन ह्यूमिडिटी कम होती है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अभी बरसात जैसे शुरू हो गई है, बारिश हो रही है, तो क्या हो रहा है, जो एयर है या जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें जो वाटर के पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मतलब कि पानी का अमाउंट जो है वो बढ़ गया है। जैसे ही पानी का अमाउंट बढ़ा तो ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज हो जाती है। आगे आते हैं आपका विंड के ऊपर। जैसे हवा चलती है तो आपने देखा ना, हवा से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है, हवा से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं तो इवेपोरेशन इंक्रीज होता है, ठीक है। तो क्योंकि हवा जो है वो वाटर वेपर्स को उड़ाकर साथ में किसी दूसरी जगह पे ले जाती है। तो इसमें एक रिलेशन बनेगा, आप उस रिलेशन को अपनी कॉपी में लिखने और आपको आसानी रहेगी। देखिए इवेपोरेशन बच्चों, इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड। क्या बोल रहा है ये कि अगर विंड की स्पीड बढ़ती है तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, अगर सरफेस एरिया बढ़ाया जाता है तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो इवेपोरेशन बच्चों कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ये हो गया हमारा इवेपोरेशन वाला, है ना। इसकी एक बार डेफिनेशन बनेंगे, इट इज द सरफेस फिनोमिनन है और इन विच लिक्विड चेंज इनटू द वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, है ना। बिना बॉयल हुए अगर कोई सब्सटेंस इवेपोरेट हो जाता है तो वो क्या होती है, वो इवेपोरेशन होती है, ठीक है। मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए देखिए, इवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग। तो देखा होना कई बार हमें जो है गर्मी के टाइम समर सीजन में क्या होता है कि जब हमें स्वेटिंग होती है तो स्वेटिंग होने से हमें क्या होता है कि स्वेटिंग होने से हमें थोड़ी स्वेटिंग होती है, तो जैसे विंड हवा चलती है तो पसीना जो हमारा होता है, जो स्वेट है वो सूख जाता है और हमें थोड़ी ठंड सी महसूस होती है। तो क्या लिखते हैं, द कूलिंग कोज्ड बाय द इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट टेकन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम द, ये देखिए क्या बोल रहा है। मान लो कि ये हमारा हैंड है, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। जो आपका ये होता है एसीटोन होता है ना, नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है, एसीटोन की बात करते हैं। अगर आप एसीटोन को अपनी हथेली पे लेते हैं बच्चों, तो एसीटोन क्या करता है, एसीटोन आपके जो मतलब कि हैंड पाम है, ठीक है, जो आपकी पाम है उसके सराउंडिंग से टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है, और टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने से, ठीक है, वो क्या होता है, वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। तो होता क्या है कि जो आपका हथेली वाला सरफेस एरिया है, ये वाला जो एरिया था, यहाँ टेम्परेचर एकदम से लो हो जाता है और आपको ठंड महसूस होती है। तो वो क्या है, लेटेंट हीट को ही बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही है। ये पैन को अगर आप गर्म करें, किसी पैन को आपने गर्म कर लिया, थोड़ा सा गर्म किया, गर्म करने के बाद अगर आप कुछ पानी डालते हैं इसमें, तो वो पानी की बूंदें क्या करती हैं, पैन के बढ़े हुए टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती हैं और इवेपोरेट हो जाती हैं। तो ये क्या है, इवेपोरेशन ही है। ऐसे तो है नहीं आपकी हथेली में एसीटोन जो वो बॉयल करना शुरू कर देता है तो वो थोड़ा सा टेम्परेचर एब्जॉर्ब करता है, जो टेम्परेचर उसने एब्जॉर्ब किया या जिस टेम्परेचर पे वो हुआ वो इवेपोरेशन पॉइंट था। बच्चों ये हमारी लास्ट स्लाइड है और यहाँ हम अपने लेक्चर को बाइंड अप करते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो। अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या या प्रॉब्लम आती है या कोई स्लाइड जो है समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ बच्चों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, तो ये था, मैंने आज एनसीईआरटी बुक ना लेके आपको मैंने स्लाइड्स के थ्रू ये जो है पढ़ाया। अगर एनसीईआरटी देखें तो मैं एनसीईआरटी आपको दिखा देता हूँ। इससे पीछे करते हैं तो ये बच्चों एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी का हमने काफ़ी ज़्यादा जो है वो कवर किया। ठीक है, तो एनसीईआरटी को देख लें तो एनसीईआरटी को काफ़ी ज़्यादा हमने कवर किया है। तो मैंने जो चीज़ें बताई वो सारी की सारी हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे ये सॉलिड के बारे में बताया है, द गैसेस स्टेट के बारे में बताया। मैंने आपको जो है डायरेक्ट जो है इसमें डायरेक्ट आपको जो स्लाइड के थ्रू सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में बताया। ठीक है, तीनों गैसेस के बारे में डिस्कस किया। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको जो है कर लें। अगर नहीं समझ आते तो आप किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो आगे चलिए, इसमें हमने पूरी की पूरी ये देखे चेंज ऑफ है ना, चेंज मैटर कैन मैटर चेंज इन इट्स स्टेट, अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अगर उसका टेम्परेचर या प्रेशर उसका चेंज हो जाए तो उसकी स्टेट जो है चेंज हो सकती है। तो ये भी देखा हमने। ठीक है, फिर हमने ये वाला डायग्राम मैंने आपको दिखाया। उसके बाद आइए आप इवेपोरेशन वाला अभी डिस्कस किया। ठीक है, कि इवेपोरेशन क्या होती है और कैसी होती है। तो ये जो दिए हुए हैं आपको, इवेपोरेशन सरफेस एरिया का दिया हुआ है, टेम्परेचर का दिया हुआ है, ठीक है, ह्यूमिडिटी का दिया है, ठीक है, एंड लास्ट वन जो है वो विंड का दिया हुआ है। तो ये मैंने आपको यहाँ बताया। तो हमने इवेपोरेशन तक दिया और हमने ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया, हाउ डज द इवेपोरेशन कोज कूलिंग। तो इसमें आप यहाँ पढ़ सकते हैं, मैंने आपको वहाँ पे बता दिया कि कैसे इवेपोरेशन में डिस्कस किया और मैंने इसका आंसर आपको वहाँ पे भी बता दिया है। तो आप यहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। आगे, व्हाई शुड वी वियर ए कॉटन क्लॉथ इन द समर। ठीक है ना, तो ये आपने मुझे क्वेश्चन बॉक्स में बताना है। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस वाटर। अगर नहीं पता चलता, मैं नेक्स्ट स्लाइड में जो है इन दोनों क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करूंगा। तो हमने यहाँ तक जो है वो डिस्कस कर लिया है। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।